नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमें हमारे ऐप के अंदर HTTP वाला जो पैकेज होता है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। यहाँ पे आपको pubdev ऐसा टाइप करना है और ये जो पहली वेबसाइट है https pub.dev, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे सर्च बार में आपको HTTP ऐसा टाइप करना है और क्लिक करना है। ये जो पहला पैकेज है HTTP, जिसे डार्ट की टीम ने ही डिजाइन किया है, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे जाना है इंस्टॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पे देखिए रन दिस कमांड ऐसा लिखा हुआ है, विथ डार्ट ऐसा लिखा हुआ है, ये नहीं चाहिए हमें, विथ फ्लटर ऐसा लिखा हुआ है, ये चाहिए। तो इसके नीचे ये जो कमांड है ना, इसको आपको कॉपी करना है या फिर सिंपली आपको यहाँ इस कॉपी बटन को क्लिक करना है। देन जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो टर्मिनल वाला आइकॉन है, यहाँ पे इसे क्लिक करना है तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उसे उस लाइन को पेस्ट करना है और एंटर करना है। तो इससे क्या होगा, आपके ऐप में ये जो HTTP वाला पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ऐप में वो पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए उसने पहले इंस्टॉल है ऐसा बता दिया। ओके, आपके ऐप में वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद अब हमें मेक श्योर करना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे pubspec.yaml फाइल है, इसे आपको ओपन करना है और यहाँ नीचे डिपेंडेंसीज सेक्शन में जाना है और आपको देखना है कि यहाँ पे HTTP ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं और उसका आगे वर्जन नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर ये लिखा हुआ है तो मोस्टली आपके ऐप में HTTP वाला पैकेज जो वो इंस्टॉल हो चुका है। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए आपको इस पब गेट बटन को क्लिक करना है। इससे हम लोग एकदम श्योर हो जाएंगे कि हमारे ऐप में HTTP वाला पैकेज जो इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे गॉट डिपेंडेंसीज ऐसे आया और सबसे नीचे प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 ऐसा लिख के आया, मतलब सब कुछ सही से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग HTTP पैकेज को हमारे ऐप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब कौन कौन से क्लासेस हैं हमारे लिब फोल्डर के अंदर। एक है मेन डॉट डाट फाइल। अब क्योंकि हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेस करने वाले हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, कुछ डेटा हम लोग पोस्ट करते हैं सर्वर पे और वहां से बदले में कुछ रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो पोस्ट करने के लिए कुछ डेटा जो हम लोग सेंड करेंगे वो होगा जेसन फॉर्मेट में। ओके, दोनों फॉर्मेट जो होंगे जेसन में होंगे। ओके, हमारा रिक्वेस्ट भी जेसन में होगा, जो डेटा हम लोग सेंड करने वाले हैं वो भी जेसन फॉर्मेट में होगा और वहां से जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो भी जेसन फॉर्मेट में ही होगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करने वाले हैं ना, उनसे रिलेटेड दो मॉडल क्लासेस हमें तैयार करना है। सबसे पहले रिक्वेस्ट मॉडल वाला क्लास देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया हुआ है, फाइल बनाई हुई है पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल डॉट डाट। ओके, इस फाइल के अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल। ओके, तो जो डेटा हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, वो जेसन फॉर्मेट में होगा। जेसन में कैसे होता है, की वैल्यू पेयर में डेटा होता है। ओके, तो जो की होगी ना, की का जो भी नाम होगा, उस नाम का एक वेरिएबल हमें यहाँ पे इस क्लास में क्रिएट करना है। तो जो डेटा मैं पोस्ट करने वाला हूँ उसका जो जेसन है उसके अंदर एक ही डेटा है। ओके, और उसकी की का नाम है नेम। तो मैंने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग टाइप का नेम नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया होगा। ओके, उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है और फिर दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक है फ्रॉम जेसन, एक है टू जेसन। फ्रॉम जेसन फंक्शन का यूज तब होता है जब हम लोग किसी जेसन स्ट्रिंग को इस मॉडल क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, एक जेसन स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको हम लोग इस मॉडल क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब जेसन स्ट्रिंग से डेटा उठाएंगे और उसे उस मॉडल क्लास के अंदर स्टोर करेंगे। ऐसा अगर हमें कहीं करना है तो हम लोग इस फ्रॉम जेसन फंक्शन का यूज करते हैं। और इसका एग्जैक्टली उल्टा यह है टू जेसन, मतलब हमारे पास एक मॉडल डेटा है, ऑब्जेक्ट है, उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। ओके, मॉडल टू जेसन, ऐसा अगर हमें कन्वर्जन करना है तो हम लोग टू जेसन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस इंपॉर्टेंट है और सबसे नीचे एक टू स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, तो इस क्लास का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम हमारी ओर से कुछ डेटा किसी यूआरएल पे भेजेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया एक क्लास। अब हमने यूआरएल पे हमारा डेटा तो भेज दिया, यूआरएल को एक्सेस कर लिया, हिट कर लिया। अब यूआरएल से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तो वो रिस्पॉन्स भी जेसन फॉर्मेट में ही होगा। ओके, की वैल्यू फॉर्मेट में वो रिस्पॉन्स होगा। तो उस जेसन फॉर्मेट में जो कीज है ना जेसन की, उन कीज के जो नाम है, उन नाम का एक एक वेरिएबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि एक की का नाम होगा नेम, दूसरे का नाम होगा सिटी, वगैरह वगैरह। ओके, तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है उसमें टोटल 4 डेटा होंगे। तो चारों की कीज का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और चारों का डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
ओके, जैसे 4 वेरिएबल क्रिएट किए, उन्हीं से रिलेटेड एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। जैसे पहले फ्रॉम जेसन फंक्शन बनाया था, यहाँ भी बनाया है। जैसे पहले टू जेसन फंक्शन बनाया था, यहाँ भी बनाया है। ओके, और सबसे एंड में ये टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाया। ठीक है, सिंपल सा काम है। तो हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलने वाला है उस यूआरएल से, वो हम लोग इस पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्लास के अंदर कैच करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट्स। क्या क्या इंपोर्ट्स हैं? एक डाट का पैकेज है कन्वर्ट वाला, एक मटेरियल डॉट है, मटेरियल डॉट डाट है, एक हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट वाला मॉडल क्लास है, एक पोस्ट रिस्पॉन्स वाला मॉडल क्लास है, और यहाँ पे हमारा एचटीटीपी वाला पैकेज है। ओके, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? पैकेज का नाम लिखा है और आगे लिखा है एज एचटीटीपी। इसका क्या मतलब है? अगर मुझे इस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस करना हो, तो मैं इस वेरिएबल का यूज करके एक्सेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे किसी क्लास के अंदर शो नाम का फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे उस फंक्शन को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? एच टी टी पी डॉट शो। ओके, इस वेरिएबल का यूज करके हम लोग इसके अंदर से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करेंगे जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा? इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करें। होम पेज कौन सा होगा? वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे टाइटल भी दे रहे हैं। ठीक है, ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा? इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास का एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए फ्लो कैसा होगा। हम लोग एक बटन को क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा? हमारी जो एचटीटीपी पोस्ट वाली रिक्वेस्ट है वो एक्सेस की जाएगी, लेकिन एक्सेस करने में हो सकता है कुछ सेकंड का समय लग जाए। ओके, वो सर्वर को हिट करना, वहां से रिस्पॉन्स लेना, ये सारा करने में कुछ सेकंड्स का समय लग सकता है। तो तब तक हम लोग स्क्रीन के ऊपर यूजर को एक प्रोग्रेस इंडिकेटर या लोडर दिखाएं। ओके, तो वो लोडर हैंडल करने के लिए, वो लोडर फिलहाल चल रहा है कि नहीं, ये हैंडल करने के लिए हमने एक बुलियन वेरिएबल बनाया जिसका नाम है इज प्रोग्रेस इंडिकेटर विजिबल। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है। ओके, मतलब फिलहाल तो वो यूजर को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है जो है स्ट्रिंग टाइप का। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करें। फिर यहाँ पे जिस यूआरएल को हम लोग हिट करने वाले हैं उस यूआरएल को हमने यहाँ पे मेंशन किया होगा। ठीक है, ये तो सारे हमारे डेटा मेंबर्स हो गए। अब आता है यूआई क्रिएशन पे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। पूरा यूजर इंटरफेस इस स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होगा। अब इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। तो यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजेट का यूज करते हैं तो हमारा टूल बार क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग उस टूल बार का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं और उसका टाइटल सेट करते हैं। टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है? एक कंटेनर विजेट है। ओके, इस कंटेनर विजेट के अंदर क्या है? एक कॉलम है। कंटेनर विजेट के अंदर एक कॉलम है। कॉलम कब यूज किया जाता है? जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली डिजाइन करनी हो तब कॉलम क्रिएट किया जाता है। तो देखिए कॉलम के अंदर क्या क्या है। कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम लोग ढेर सारी चीजें एक के नीचे एक डिजाइन करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए कॉलम के अंदर सबसे पहले तो एक बटन है, एलिवेटेड बटन। उसके नीचे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए हमें, इसलिए हमने एक साइज बॉक्स का यूज किया है। उसके नीचे एक टेक्स्ट विजेट है जिसके अंदर हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, तो फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। उसके नीचे और थोड़ी एम्प्टी स्पेस है जिसके लिए हमने साइज बॉक्स का यूज किया है। और उसके नीचे एक विजिबिलिटी करके विजेट है। ओके, इसके अंदर हमारा वो प्रोग्रेस इंडिकेटर होगा जो हम लोग यूजर को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये सबको देखते हैं। पहले तो है एलिवेटेड बटन। तो देखिए एलिवेटेड बटन के ऊपर ये टेक्स्ट हमें दिखाई देगा जिसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसा लिखा होगा। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वेरिएबल था प्रोग्रेस इंडिकेटर वाला, इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। ओके, और ये काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये वेरिएबल जहां जहां पे आगे यूज किया गया है वहां वहां पे इसकी ये जो अपडेटेड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो अभी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डू पोस्ट रिक्वेस्ट करके फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा सारा वो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला कोड लिखा हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बटन क्लिक होने पे क्या क्या हो रहा है वो हमने देख लिया। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे टेस्ट इस रिजल्ट वेरिएबल में होगा, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा इस टेक्स्ट विजेट के अंदर। अब बचता है ये विजिबिलिटी विजेट। इसके अंदर क्या है देखिए,
इसका विजिबल एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हमारा वो जो वेरिएबल है जिसको अभी अभी हमने ट्रू किया था, ओके, जिसको हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जैसे ही यूजर ने उस बटन को क्लिक किया, ये वेरिएबल वहां पे ट्रू हो चुका है, तो उसकी ट्रू वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गई। ओके, तो ये विजिबिलिटी विजेट जो है, इसके अंदर जो भी हमने शो किया हुआ है वो चीज विजिबल हो जाएगी यूजर को। इसके अंदर हमने क्या शो किया हुआ है, इसका चाइल्ड देखिए क्या है, एक है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, इसका कलर हमने रेड दिया है। ओके, तो जैसे ही ये एट्रीब्यूट यहाँ पे ट्रू हो गया, वो यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ये विजिबिलिटी विजेट इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को चार्ट पे विजिबल कर देगा। ओके, तो बटन क्लिक होते ही ये इंडिकेटर हमें दिखाई देगा घूमते हुए। ठीक है, तो इतना फ्लो आप समझ गए। अब बचता है ये डू पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन, तो इसको देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये डू पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन है। ओके, यहाँ पे हमने असिंक अवेट पैटर्न का यूज किया हुआ है, क्योंकि ये पूरा काम हमें असिंक्रोनसली करना है, ताकि हमारा जो मेन यूआई थ्रेड है वो ब्लॉक ना हो, और ये सारा काम जो है वो एक अलग से थ्रेड में बैकग्राउंड पे किया जाए। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारी तरफ से कुछ डेटा उस यूआरएल पे भेजना है, पोस्ट करना है। ओके, तो उस डेटा को हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों क्लास में से ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट वाला क्लास है हमारा, ये वाला क्लास, उसको यूज करके हम लोग को डेटा बनाएंगे जो हमें भेजना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल वाला एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल का क्लास हमने पोस्ट रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, और उस क्लास के अंदर आईटी वाला ऐसा नेम मैं पास कर रहा हूँ। तो ये डेटा हम लोग यूआरएल पे भेजने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जेसन एनकोड, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे हमें मिल चुका है। ओके, अब http.post इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ये http कहाँ से आया, वो जो हमने इंपोर्ट्स यूज किए थे, इंपोर्ट सारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो http वेरिएबल है वो हमने यूज किया हुआ। ठीक है, तो http.post इस फंक्शन को हमने कॉल किया, जो हमारा यूआरएल है उसे मेंशन किया, जो डेटा हम लोग भेजने वाले हैं वो इस बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर हमने मेंशन किया। डेटा कहाँ पे, इस जेसन वेरिएबल के अंदर। ओके, कौन सा वाला डेटा, ये वाला डेटा। तो यूआरएल भी मेंशन हो गया और जो डेटा भेजना है वो भी हमने पास कर दिया। तो इस पोस्ट फंक्शन के द्वारा हमने हमारा डेटा तो उस यूआरएल पे भेज दिया। अब वो यूआरएल उस डेटा को यूज करके या कुछ भी करके हमें कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें वो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में मिलेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, अब रिस्पॉन्स तो मिल चुका है, तो अब तक जो लोडर यूजर को दिख रहा था उसको हमें हाइड करना है। तो कैसे करेंगे, वो जो हमारा वेरिएबल था ना उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे यहाँ पे, और ये काम हम लोग यहाँ पे इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये जो वेरिएबल जहाँ जहाँ पे यूज हुआ है वहाँ वहाँ पे इसकी जो अपडेटेड वैल्यू है फॉल्स वैल्यू वो भी अपडेट हो जाएगी। मतलब ये वेरिएबल हमने हमारे विजिबिलिटी विजेट के अंदर यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। तो क्योंकि ये फॉल्स है, अभी ये देखना यूजर को बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है और अभी हमने लोडर को भी स्क्रीन से हटा दिया, हाइड कर दिया। अब हमें इस रिस्पॉन्स वेरिएबल से हमारा डेटा उठा के हमारे रिजल्ट में शो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स ओके तो है ना। अगर ओके है तो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा ना, तो उसको जेसन फॉर्मेट से हमें हमारे इस रिस्पॉन्स मॉडल क्लास में कन्वर्ट करना है। ओके, जेसन से रिस्पॉन्स मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, जो हमने फ्रॉम जेसन करके फंक्शन बनाया था उस क्लास में, ये वाला। ओके, इसको कॉल करेंगे और इस फंक्शन में हमारा जो रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल था उसको ऐसे पास करेंगे। ओके, तो क्या होगा, उस रिस्पॉन्स वेरिएबल में से जेसन फॉर्मेट में से डेटा निकाला जाएगा, उसके कन्वर्ट किया जाएगा पोस्ट रिस्पॉन्स मॉडल टाइप में। ओके, और वो हमें इस मॉडल नाम के वेरिएबल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस मॉडल नाम के वेरिएबल में हमें सारा रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट वेरिएबल में उस मॉडल वेरिएबल में से कुछ कुछ डेटा उठाएंगे। जैसे उस मॉडल वेरिएबल में एक की है नेम, उसको उठाएंगे, एक की है क्रिएटेड एट, उसको उठाएंगे। ओके, और उसे ऐसे अच्छे से सजाएंगे और हमारे रिजल्ट वेरिएबल में उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ऐसा हमें नजर आएगा। रिजल्ट होगा, उसके आगे कुछ नाम होगा, वो हमारा नाम होगा, जो हमने आईटी वाला भेजा है वही नाम होगा, और क्रिएटेड एट यहाँ पे समय दिखाई दे। ठीक है, और ये रिजल्ट वेरिएबल जो है हमने सेट स्टेट फंक्शन के अंदर अपडेट किया है। तो क्या होगा, जहां जहां पे ये रिजल्ट वेरिएबल यूज हुआ है वहां वहां पे इसकी अपडेटेड वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने रिजल्ट वेरिएबल यूज किया है यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट में, तो यहाँ पे वो अपडेटेड वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो यूआरएल हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, और कहाँ पे गया, हाँ ये यूआरएल, उनके सर्वर पे अभी फिलहाल जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ
कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं कितनी भी बार इस यूआरएल को हिट करूँ वहां से सर्वर एरर आ रहा है। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली फिलहाल इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे प्रैक्टिकली रन करके नहीं शो कर सकता। ओके, लेकिन मैंने ये प्रीवियसली ये कोड यूज किया है, ये चलता है ठीक से। ओके, और आप इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपना यूआरएल एंटर करके और अपने हिसाब से मॉडल क्लासेस क्रिएट करके इसे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।